बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले नाजरीन को हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। शाम हो गई थी और मैंने अब अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। इर्द गिर्द पड़े हुए अपने औजार और लोगों के पुराने जूते समेट कर एक जगह पर रखे और अपने नीचे पड़ा हुआ चमड़े का एक छोटा सा टाट उठाकर झाड़ा और तह लगा कर रखा। अभी मैं ये सब सामान समेट ही रहा था कि मुझे अपने पीछे एक जनाना आवाज़ सुनाई दी, मेरा जूता टूट गया है, इसे सिलाई कर दे। मैं जो इसे मना करना चाहता था कि अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ, एक औरत होने की वजह से इसे मना नहीं कर पाया और दोबारा वो चमड़े का टाट बिछा कर बैठ गया। उसने अपना टूटा हुआ जूता मेरे आगे रखा तो मैं जल्दी जल्दी बड़ी महारत और नफासत के साथ जूते के को सिलाई करने लग गया। तब तक वो इसी तरह खड़ी रही। इसके नंगे पाँव के लिए मैं पहले ही इसे एक दूसरा जूता दे चुका था। वो इधर उधर देख रही थी। उसने दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ था और ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि अमूमन इस तरह लड़की बाहर नहीं निकलती और वो बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि आखिर क्या माजरा है, वो कैसे आस पास अब इस लिबास में इतने इत्मीनान से खड़ी हो सकती है। लेकिन इसके चेहरे पर एक सुकून फैला हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और इस वक्त एक दुल्हन के रूप में खड़ी थी। मैं इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश में जल्दी इसका काम कर रहा था और फिर तकरीबन 10 मिनट की मेहनत के बाद मैंने इसे जूता वापस कर दिया। इसने अपने पैर में पहन कर रख देखा और मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर कहने लगी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना मैं आपको दे देती। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन फिर शायद आप मेरा काम ना करते। इस लड़की ने बड़ी शर्मिंदगी से मुझे कहा, लेकिन मैंने नज़रें झुकाए हुए ही इसे जवाब दिया और कहा, अगर आप पहले भी बता देती तो मैं फिर भी आपका जूता सिलाई कर देता। आपको इस वक्त मदद की ज़रूरत है और मैं चूँकि इस तरह की मदद कर सकता हूँ, इसलिए कोई मसला नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटते हुए इसे जवाब दिया तो वो जैसे मुतासर सी नज़र आई। मेरा ख्याल था कि जूता बनवाने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो तो वहीं पर खड़ी थी और बदस्तूर बड़ी दिलचस्पी से मुझे काम करता हुआ देख रही थी। सब चीज़ें समेट कर मैंने अपना थैला उठाया और जूता पहन कर घर के लिए निकलने लगा कि पीछे से फिर इसकी आवाज़ सुनाई दी और वो कहने लगी, दरअसल मुझे एक और मदद की ज़रूरत है। उसने ज़रा शर्मिंदा होते हुए कहा। तो मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो कहने लगी, दरअसल मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेआसरा हूँ और अब अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। इस औरत ने कहा तो मैंने सर से लेकर पाँव तक इसे देखा। मेरी बात का मफहूम समझ कर वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूँ, ये तो मेरी कॉलेज में एक फैंसी ड्रेस शो था जिसके लिए मुझे ये लिबास और अंदाज इख्तियार करना पड़ा। उसने जल्दी से मुझे जवाब दिया तो मेरा दिल फिर भी कुछ मुतमईन ना हुआ। ताहम मैंने इसे कहा, अब से पहले तक कहाँ रह रही थी? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, दरअसल मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है और मेरी माँ सौतेली माँ है, इसने मुझे घर से निकाल दिया है। इसका कहना है कि मैं चूँकि इसकी कुछ नहीं लगती और इस घर पर मेरा कोई हक नहीं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। यही वजह है कि कॉलेज के बाद मैं इधर उधर फिर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। सौतेली माँ बहुत जालिम और ज़िद्दी औरत है, वो कभी भी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। इस लड़की ने बड़ी बेचारगी से कहा तो मैं चुपचाप इसे देखता रह गया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी अब एक बात तो तय थी कि मैं इसको इस हालत में यूं सड़क पर छोड़ कर नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने इसे फ़िलहाल अपने घर अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया और इसे कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक गरीब मोची हूँ, मेरा छोटा सा घर है। अगर तुम वहाँ पर रहना चाहो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, मेरे साथ चलो। मैंने इस लड़की की मर्ज़ी पर बात छोड़ दी। उसने चंद लम्हे सोचा और मेरे साथ चल दी। इसके साथ चलते हुए रास्ते में मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग में चकरा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस लड़की को सच्चा समझूं या कोई झूठा, क्योंकि जो इसकी ज़ाहिरी हालत थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके कहने के मुताबिक इसकी सौतेली माँ बहुत जालिम है और इस पे अक्सर जुल्म के पहाड़ तोड़ती है और अब इसे घर से भी निकाल दिया है। ये बातें सुनकर मुझे इस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ एक लड़की होने के नाते मैंने इसे अपने घर पनाह दे दी ताकि वो यहाँ वहाँ भटकती ना फिरे। घर आया तो अम्मा सामने ही बैठी हुई अपना सर दबा रही थी। अम्मा को सलाम करके मैंने अपना थैला मखसूस जगह पर रखा और पूछा, क्या हुआ अम्मा, तबीयत तो ठीक है?
तो वो कहने लगी, बस तेरी फूफो ने सुबह से शोर मचाया हुआ, उसकी वजह से सर में दर्द हो गया। तो तू बता कैसा दिन रहा। अम्मा ने रोज़ का सवाल किया और मैंने सर हिला दिया। इतने में अम्मा की नज़र इस लड़की पर पड़ी तो इसने मुझे हैरत और दुख भरी निगाहों से देखा। अम्मा की निगाहें समझकर मैं एकदम गड़बड़ा गया और जल्दी से कहने लगा, अम्मा वैसी बात हड़की से नहीं है जो तू समझ रही है। दरअसल ये लड़की बेआसरा है और इसे सहारे की ज़रूरत थी। मैं इसे वक्ती तौर पर घर ले आया। 2-4 दिन रहेगी, फिर तब तक इसका कोई ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने अम्मा को मुतमईन करने के लिए जल्दी जल्दी सारी बात बताई। ताहम अम्मा कुछ नहीं बोली और चुप रही। वह लड़की अम्मा के पास जाकर बैठ गई थी और नज़रें झुकाकर नीचे देख रही थी, जबकि अम्मा मुसलसल इस पर नज़रें गाड़े हुए थी, जैसे आंखों ही आंखों में इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेंगी। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा इस लड़की के साथ काफ़ी देर तक बातों में लगी रही। मुझे मालूम था कि अम्मा जब तक इसका सारा इंटरव्यू करना है नहीं लेंगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। पर वही हुआ। जब अम्मा को इस बात का यकीन आ गया कि वो लड़की वाकई मजलूम है और बेबसी की इंतहा पर है, तो अम्मा ने इसे अपने साथ गले लगा लिया और इसके साथ ही सिसकने लगी। अम्मा ऐसी ही मासूम थी। इस लड़की और अम्मा में बहुत दोस्ती हो गई थी। हालांकि मेरी 2 छोटी बहनें भी थीं, लेकिन इन दोनों ने अभी इसे इतना मुंह नहीं लगाया था। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखती, जबकि अम्मा हर वक्त इसके साथ लगी रहती। इस लड़की को इस घर में 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अब उसने दोबारा यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया था। वो अम्मा के कपड़े पहनकर गुजारा कर रही थी। इसका दुल्हन वाला लिबास इसी तरह कमरे में एक हैंगर पर लटका हुआ था और आते जाते जब भी मेरी निगाह इस पर पड़ती तो दिल में अजीब सी गुदगुदी हो जाती थी। मैं एक आम और गरीब सा मोची हूँ। मेरा नाम इब्रार है और मैं 2 बहनों, अपने माँ बाप और एक फूफो के साथ इस घर से छोटे से घर में रहता हूँ। वैसे तो मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम बदल रहा था और इन्हें रोज़ बुखार हो जाता था। इलाके की डिस्पेंसरी से दवा लेने के बावजूद इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यही वजह थी कि अब्बा की जगह पर आजकल मैं काम पर चला जाता और अब्बा के अड्डे पर बैठकर अब्बा का काम करता। हालांकि मुझे ये काम पसंद नहीं था। मैं जब छोटा था तो अब्बा को मना करता था और अब्बा बस मुस्कुरा कर मेरी बातें सुनता रहता। मुझे गुस्सा आता था कि मेरा बाप लोगों के जूते पकड़कर सिलाई करता, लेकिन अब्बा का कहना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमेशा हमारे आमाल छोटे या बड़ा बना देते हैं। तू इस बात की फिक्र मत कर कि तेरा बाप लोगों के जूते सिलाई करता है। ये सोच के मेरे अमल से लोगों को कितना सुकून मिलता है, इनके पैरों को राहत मिलती है तो वो खुश होते हैं। अब्बा की अपनी ही मुंतक थी, लेकिन मैं इस काम को चूँकि पसंद नहीं करता था इसीलिए पढ़ रहा था। मैं पढ़ लिख कर दफ्तर में नौकरी करना चाहता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मजबूरी के आलम में यहाँ पर आकर बैठ जाता, क्योंकि इसके अलावा हमारी आमदनी का और कोई ज़रिया भी नहीं था। अब्बा को देखते देखते ना जाने कब मैं भी ये काम सीख गया। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हालांकि मैं अब्बा के पास ज़रा थोड़े वक्त के लिए ही आता था और आज तक मैंने कभी अब्बा के औजारों को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अब्बा की तबीयत खराबी के बाद सब कुछ बदल कर रह गया। मैं हर रोज़ एक मखसूस वक्त पर यहाँ पर आकर बैठ जाता और इन लोगों की जूते सिलाई करके पैसे कमाता। शाम को जितनी भी कमाई होती वो जाकर अम्मा के हाथ पर रख देता। मेरे पास अब बात जितना काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतने पैसे आ जाते थे कि रोज़ का खाना पीना हो जाता था। घर में मेरी एक फूफो भी थी। फूफो के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम था कि जवानी में इनकी शादी की गई थी, लेकिन इनका शोर अच्छा नहीं निकला और इसने फूफो के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो बहाने से फूफो के ऊपर जुल्म करता, इन्हें मारता पीटता और कई कई दिन तक कमरे में भूखा प्यासा कैद कर देता। फूफो ने बहुत अरसा इसके जुल्म बर्दाश्त किए, सिर्फ इस वजह से कि इनका घर बस जाए, लेकिन वो शख्स तो हमारी सोच से भी ज़्यादा कमी ना निकला। इसने फूफो के ऊपर जुल्म की हद कर दी थी। वो नफ्सियाती मरीज था। यही वजह थी कि एक दिन जब अब्बा अपनी बहन से मिलने के लिए गए तो वो कमरे में बंद थी और अब भूख और प्यास से निडाल हुई पड़ी थी। अब्बा ने तो वावेला मचा दिया और अपने बहनों को भी खूब बुरा भला कहा। अब्बा तो गुस्से में जैसे पागल हो गए। अपनी इकलौती बहन का ये हाल देखकर अब्बा को बहुत अफसोस हो रहा था। ये वजह थी कि अब्बा ने वहाँ से कमरे का ताला तोड़कर अपनी बहन को निकाला और साथ लेकर आ गए।
वो दिन और आज का दिन फूफो घर पर ही हमारे साथ होती हैं, लेकिन इन सारे हालात से गुजर कर फूफो अब कुछ नफसियाती सी हो गई हैं। कभी वो बेताश हंसने लगती हैं और कभी रोने लगती हैं। इसी तरह कभी वो सारा दिन बोलती रहती हैं, तो कभी कई कई दिन जब कर चुप करके बैठी रहती हैं। फूफो की ज़हनी कैफियत को देखते हुए फूफो को ज़्यादातर एक कमरे में रखा जाता, इन्हें किसी के सामने नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि इस तरह डर था कि कहीं वो किसी पर हमला ना करते, क्योंकि इससे पहले वो 2-3 बार अम्मी पर हमला कर चुकी थी। बड़े समरे में अम्मी को शदीद चोटें आई थी। ये वजह थी कि अब्बा की कोशिश होती कि फूफो ज़्यादातर घर पर ही रहे। फूफो का घर भी में सिर्फ अब्बा से रवैया ठीक था। वो अब्बा के काम भाग भाग कर करने की कोशिश करती और इनके पास बैठकर कितनी कितनी देर बातें करती रहती। इस मामले में अब्बा खामोशी से बैठकर सुनता रहता। फूफो कभी बीते ज़माने की बातें करती जब वो बीमार थी और इस घर में कैद थी, और कभी वो अपने और अब्बा के बचपन की बात करती। मेरी दोनों छोटी बहनें तो फूफो से खौफजदाई रहती। इनका ख्याल था कि फूफो इन्हें बुरी तरह घूरती हैं और किसी दिन अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। दोनों छोटी बहनें अभी मैट्रिक में पढ़ रही थी। वो दोनों जुड़वा थी। यही वजह थी कि घर भर की लाडली थी और घर की रौनक भी इन्हीं से थी। मैं चूँकि अब 20 साल का वो एक जवान शख्स था और अब्बा की जगह पर आज कल काम संभाल रहा था, इसीलिए जिम्मेदारी भी ज़्यादा पड़ रही थी। अब्बा तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक इस बीमारी ने बिस्तर पर ही लिखा दिया। इलाज चल रहा था और डॉक्टर का ख्याल था कि कुछ ही दिनों में वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अब्बा के अड्डे पर जाते हुए मुझे 3-4 दिन हो गए थे कि ये लड़की आज मुझे मिल गई। मैं इसे घर तो ले आया, लेकिन अम्मा का ख्याल था कि इस तरह किसी की लड़की को उठाकर घर ले आना मुनासिब नहीं है। ना जाने इसने तुम्हें जो कुछ बताया है वो सच भी है या नहीं। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैंने तो नेकी ही है, हो सकता है जो कुछ इसने मुझे बताया हो वो सच ही हो, इसलिए आप ख्याल मत करें। वो 2-4 दिन में चली जाएगी। लेकिन वो तो जैसे इस घर में सेट हो गई थी और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन इसी तरह जब मैं शाम को काम से वापस आया तो मेरी छोटी बहन बहुत परेशान बैठी हुई थी। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर इस तरह हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं। मुझे देखकर वो कहने लगी, भाई आज एक बहुत अजीब सी बात हुई। इसकी आंखों में और चेहरे पर अभी भी खौफ नजर आ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसी बात। तो वो कहने लगी, भाई मैं आज इस लड़की को कमरे में ढूंढने आई थी। हमारा ख्याल था कि हम मिलकर खेलते हैं, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं थी। मैंने सारा घर छान मारा, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मुझे सही मानों में अब तशवीश होने लगी थी कि आखिर वो कहाँ गई। वो हमारे घर में मेहमान है और इस तरह बताए बगैर वो कहाँ चली गई। ये सोचकर मैं ऊपर छत पर जाने लगी थी कि अम्मा से पूछूं, शायद वो इन्हें कुछ बता कर गई हो। लेकिन जब मैंने छत पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वो कमरे से बरामद हुई और मुझे देखकर कहने लगी, आओ छत पर जाकर मिलकर बैठते हैं। मैं इसे इस तरह कमरे से निकलता देखकर हैरान रह गई और खूब ज़दा हो गई। मैंने हकलाए हुए इससे पूछा, तुम अंदर कमरे में थी? तो वो कहने लगी, हाँ अभी तुम्हारे सामने कमरे से ही तो आई हूँ। जबकि भाई खुदा की कसम है, जब पहले कमरे में देखने गई थी तो वो कमरे में कहीं पे भी मौजूद नहीं थी। लेकिन ना जाने दोबारा वो वहाँ पर कैसे आ गई, हालांकि मैं तो सामने ही थी। छोटी बहन ने उलझे अंदाज में कहा, लेकिन मैंने इसका कंधा थपथपा कर इसे तसल्ली दी और कहा, हो सकता है तुम्हें पहले नजर ना आया हो। जी कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि इससे परेशान हो जाओ। तुम भी टेंशन ना लो और इस बात को भूल जाओ। मैंने अपनी छोटी बहन को तो समझा दिया, लेकिन खुद मैं अपने आप को में उलझ के रह गया। आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है जिस कमरे में वो पहले मौजूद नहीं थी अब वो वहीं से बाहर निकली हो। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं थोड़ा ठिठक गया था। मैं अपनी ये सोच में गुम था कि सामने से चलती हुई आई और आकर मेरे करीब खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने ना समझी, मैं इसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, दरअसल मैं बाजार जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जहाँ पर आना जाना चाहो जा सकती हो। मैंने इसे साफ साफ कह दिया, लेकिन वो तो जैसे खामोशी से वहीं पर खड़ी रही और फिर कहने लगी, मैं दरअसल तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा और कहा, मैं तो आज तक अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं गया, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम मेरी बहन में से किसी को एक को साथ ले जाओ। मैं ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छा गई थी, लेकिन वो इसके बाद कुछ बोले नहीं। इसे इनकार करके मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन मैं अपने घर वालों को किसी भी बात करने का मौका नहीं दे सकता था। और वैसे भी इस मोहल्ले जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर पहले भी इस लड़की के आने पर अजीब अजीब बातें फैली हुई थी, लेकिन माँ इन सब का मुंह तोड़ जवाब दे देती थी। और अगर इन मोहल्ले वालों ने भी मुझे इसके साथ बाहर निकलते देख लिया तो ना जाने क्या क्या बातें करते। ये वजह थी कि मैंने इसे साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर ये इससे अगले ही दिन की बात थी जब पप्पो की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं इनके पास आकर बैठ गया और पप्पो का हाल पूछने लगा। पप्पो को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर मुझे बिठाकर मेरा हाथ थाम कर बैठी रहती और मोहब्बत से देखती रहती। अब भी पप्पो ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ देखती रही। और फिर अचानक मुझे कहने लगी, इब्रार बेटा, जिस लड़की को तू घर लेकर आया है वो देखने में कुछ और है और असल में कुछ और है। तू उसे जहाँ से लेकर आया है वहाँ वापस भेज दे। ये ना हो कि तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। पुप्पो ने अजीब पुरस्कार तरीके से कहा। तो मैंने नासमझी से पुप्पो की तरफ देखा और पूछा, कैसी मुसीबत पुप्पो? वो तो एक मासूम और सादा लड़की है, वो कैसे मुझे किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है? मैंने पुप्पो से पूछा तो वो कहने लगी, तू नहीं जानता, लेकिन जो मेरी निगाहें देख रही हैं वो कुछ और ही है। मैं तो तुझे सिर्फ खबरदार करना चाहती हूँ, इस लड़की को यहाँ से निकाल दे। पुप्पो ने जब ये कहा तो मैं ठिठक सा गया और मुझे अपनी छोटी बहन की बात भी याद आई। अब मैं सही मानों में परेशान हो चुका था और मैंने यही सोचा था कि मैं अब जल्द से जल्द इस लड़की से इस सिलसिले में दो टोक बात करूँगा ताकि इसका जो भी मामला है वो खुद निपटाए और हमारे घर से चुपचाप चली जाए। अगले ही दिन मुझे मौका मिल गया। जब वो छत पर अकेली बैठी हुई थी मैं भी छत पर चला गया और इसे मुखातिब करके कहा, सुनो, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, तुम अब अपने घर चिर वापस चली जाओ। यूँ हमारे घर इतनी देर तक रहना मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी सौतेली माँ को अपने किए पर पछतावा हो और वो तुम्हें घर में रहने दे और दोबारा तंग ना करे। मैंने इसे कहा कि तुम अब यहाँ से वापस चली जाओ, इतने दिन तक यहाँ रहना मुनासिब नहीं। और ये कहते हुए मैंने इससे नजरें चुरा ली। चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही और फिर कहने लगी, मैं दरअसल अभी वापस नहीं जा सकती, तुम इस बात को समझो। इसने बेचारगी से कहा। तो मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो वो नज़र चुरा कर कहने लगी, दरअसल एक बात है जो मैं तुम्हें अभी तक नहीं बताती। उसने कहा कि मैंने चौंक कर इससे पूछा, कौन सी बात? तो वो आहिस्ता से कहने लगी, दरअसल मैं एक जिन्नाती हूँ और जिन्नात की दुनिया में रहती हूँ। उसने जैसे मुझ पर इंकशाफ किया और मैं तो पूरे का पूरा हिल कर रह गया। मैंने खूब बड़ी निगाहों से इसकी तरफ देखा और पूछा, जिन्नाती? तो वो कहने लगी, हाँ जिन्नाती, दरअसल मैं एक जिन्नाती हूँ और जिन्नात की दुनिया से यहाँ पर आई। मेरे अब्बा मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी के साथ करवा रहे थे और मैं वो शादी के हक में नहीं थी, इसलिए वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। उसने मेरे बारे में सच्चाई बताई तो मैंने शक बड़ी निगाहों से इसे देखा और पूछा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मैंने शक बड़ी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, नहीं ये मजाक नहीं है, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मैं एक जिन्नाती और जिन्नात की दुनिया से ही यहाँ पर आई हूँ। दरअसल मैंने यहाँ पर आना तो नहीं था, लेकिन बस मुझे इस दुनिया से भागना था, मुझे अपनी शादी से भागना था। इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई और अब यहाँ पर ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वापस जाने को दिल नहीं करना। और फिर एक और बात भी है जो मैं वापस जाने से रोक रही है, इस जिन्नाती ने कहा। तो मैंने पूछा, कौन सी बात है? मेरा सवाल सुनकर उसने निगाहें झुका ली और फिर आहिस्ता बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये वजह है कि मैं वापस जाने से डरती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूँगी। जो कहते हुए वो आज़रदा सी हो गई। उसकी बात मेरे लिए भी हैरान कुन थी। मैंने तो कभी इसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था और फिर ना जाने इसके दिल में ये सब कुछ कैसे आ गया। मेरे लिए ये बात बहुत हैरान कुन थी। ताहम इसके बात सुनकर मैं खामोश हो गया और कुछ नहीं बोला। मैंने यही सोचा था कि मैं इसे किसी न किसी तरीके से वापस जाने पर रजामंद कर लूँगा और अब फिर अपने घर वालों को इसके बारे में हकीकत नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं घर वालों को इसकी हकीकत से आगाह करता तो शायद लोग इससे खौफज़दा हो जाते और उल्टा वो मेरे साथ भी नाराज़ हो जाते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरी छोटी बहन ये सारी बातें सुन लेगी। वो खौफ के मारे वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैंने फ़ौरन पलट कर देखा और इसे बेहोशी के साथ नीचे गिरे हुए देखा तो मेरे अपने हाथ पैर फूल गए और मैं जल्दी से इसे उठाकर नीचे की तरफ भागा। कुछ देर बाद के बाद इसे होश तो आ गया, लेकिन वो अब भी बहुत खौफज़दा थी और खौफ भरी निगाहों से वो कभी मेरी तरफ और कभी इस लड़की की तरफ देख रही थी। मैं इसकी नज़रों का मफहूम अच्छी तरह समझ रहा था। मुझे मालूम था कि वो अब इस जिन्नाती से खौफज़दा हो चुकी है। जी वजह है कि वो हमें इस तरह देख रही थी, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी।
और फिर मैंने भी इसे इशारा करके खामोश रहने का कहा। छोटी बहन के बेहोश हो जाने की वजह से अब बात अधूरी रह गई। में 1-2 दिन के बाद मैंने दोबारा इससे बात की और कहा कि तुम वापस जाओ और यहाँ पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं। लेकिन मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं वापस नहीं जा सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दो। वो जिनजादी रोते हुए मेरे आगे फरियाद कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं बेबस सा होकर चुप रह गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस तरह रो रही है। बेशक वो एक जिनजादी थी, लेकिन थी तो वो एक लड़की ना, और इसके आंसू मेरे दिल पर असर कर रहे थे। मेरी छोटी बहन इस दिन ज़्यादा परेशान सी थी। उसने घर वालों को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि वो परेशान है और खामोशी से सिर्फ इसकी बात की मंतज़र है कि मैं क्या करता हूँ। मैंने इस जिनजादी को साफ साफ कह दिया था कि वो अब यहाँ से चली जाए, वो अब यहाँ नहीं रह सकती। ये कहकर मैं नीचे आ गया था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा दिल उदास हो गया है और मैं खुद भी परेशान हो चुका था। और ये इससे अगले दिन की बात थी जब दरवाजे पर कोई फ़कीर आया। मैं इस वक्त अभी घर में ही मौजूद था। दरवाजे की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आ गया। वो फ़कीर मुझे कहने लगा, मुझे कुछ खैरात दे दो, मेरी जेब में कुछ पैसे थे। मैंने इसे वो देना चाहे, लेकिन वो कहने लगा, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे घर से कुछ और चाहिए। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या चाहिए आपको? तो वो मेरे करीब होकर बोला, मुझे वो लड़की चाहिए, वो जिनजादी चाहिए जो तुम्हारे घर में पनाह लेकर बैठी हुई है। इस फ़कीर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हैरत और खौफ भरे लहजे के तासुरात के साथ इसे देखा और फिर आहिस्ता आवाज़ में इसे कहा, तुम्हें कैसे मालूम? तो वो बड़े पूरी सरार तरीके से मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम एक बार इसे बुला दो, फिर तुम्हें खुद ही मालूम जो हो जाएगा कि मैं इसे कैसे जानता हूँ। वो कि मैं अंदर से बेतहाश और खौफजदा हो चुका था, लेकिन अब जब मैंने ये मुसीबत सरदे ही ली थी तो मुझे किसी न किसी तरीके से इस मुसीबत से निकलनी था। मैंने अंदर आकर वो जिनजादी को बुलाया और कहा, बाहर तुमको तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में खौफ फैल गया और वो कहने लगी, यकीनन वो मेरे अब्बा ही होंगे, इनके अलावा मुझे तक वो और कोई नहीं पहुंच सकता। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहा, वो तो कोई फ़कीर है, जबकि तुम तो शहनशाह जिन्नात की बेटी हो और काफ़ी अमीर होगी, जबकि उसने तो पहले बहुत मैले कुचले और बुरे से कपड़े पहने हुए हैं और इसका हाल भी काफ़ी ख़राब है। मैंने इसे कहा तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, अब्बा जब भी बाहर निकलते हैं या किसी जगह का दौरा करते हैं तो वो इसी हुलिये में निकलते हैं। लोग इनको नहीं पहचानते, किसी को इनके बारे में मालूम नहीं कि वो शहनशाह जिन्नात हैं। सिर्फ घर के अफराद और अब्बा के चंद खास मुलाजिम ही इन्हें पहचानते हैं। इस जिनजादी ने कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जाकर देख लो, तुम्हारे अब्बा बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो टम्स 10 से मस नहीं हुई और कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ। इस जिनजादी ने अजीब से अंदाज में मुझे कहा। मुझे इसका अंदाज अच्छा नहीं लगा, तब मैं चुप हो गया और यही सोच कर रह गया कि ये इन दोनों माँ बाप बेटी की बात है। मैंने बाहर आकर इसके बाप को बता दिया। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर वहाँ से चला गया। मैं हैरान हो गया कि ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती नहीं लेकर गया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अपने बाप का अंदाज भी बहुत थोड़ी इसरार लग रहा था। मैं अब सचमुच चकरा कर रह गया। ये हालात अजीब होते जा रहे थे। इस वक्त मुझे सब कुछ भुला हुआ था, सिवाय इस बात के कि मुझे इस मुसीबत से जान छुड़ानी है। अब बाकी हालत भी अभी बेहतरी नहीं हो रही थी। अगर वो बेहतर ही होते तो शायद मैं घर पर रहकर इस मसले का हल कर लेता, लेकिन मुझे अभी काम पर जाना पड़ता था। अगर एक दिन भी काम का नागा हो जाता तो घर का चूल्हा नहीं जलता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैं अगले दिन उलझा सा काम पर आ गया, लेकिन मेरा ध्यान इन दोनों बाप बेटी में ही अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो बेटी भी चली जाए और बाप से भी जान छूट जाए। लेकिन असल परेशानी तो मुझे अपने दिल से हो रही थी। मेरा दिल ख्वामख्वाह ही इस लड़की को चाहने लगा था। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं जब भी इसके बारे में सोचता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मैं जानता था कि मेरा और इसका साथ मुमकिन नहीं। आज या कल इसे वापस जाना ही है तो फिर मैं क्यों अपना दिन इसके साथ लगाऊं, जबकि अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी 2 जवान बहनें हैं, एक बीमार फुफड़, फिर इसके अलावा अब्बा का इलाज भी तो करवाना है। मैं कैसे अभी इस लड़की के बारे में सोच सकता हूँ? यही सोच कर मैं खुद को डपट रहा था कि इतने में सामने वही कल वाला फ़कीर आकर बैठ गया। इसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया और ज़रा संभल कर बैठ गया। मैं बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठा हुआ था। ठीक है,
अभी ये कुछ करेगा तो मैं फ़ौरन यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं चंद लम्हे बड़े गौर से मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा कि मेरी बेटी तुम्हारे इश्क में मुब्तला है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और ना जाने किस तरह मेरा सर खुद ब खुद हाँ में हिल गया। और वो कहने लगा, मैं जानता हूँ, तभी वो अपनी शादी से भाग गई थी। इस वकील की बात सुनकर मैंने फ़ौरन इसकी तरदीद की और इसे कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तब मुझे जानती भी नहीं थी, वो तो बाद में इसका जूता टूट गया था तो इसलिए वो मेरे पास आई थी। वो तो मुझे जानती ही नहीं थी। मैंने फ़ौरन इसे इस लड़की की हमायत की, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहका लगाकर हंस दिया और कहने लगा, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। यकीनन वो तुम्हें पहले से जानती थी और इसीलिए अपनी शादी से भाग गई थी। अब तुम इसे जानते थे या नहीं ये बात अलग है। इस फ़कीर की यह बात मुझे उलझा गई थी। आखिर वो लड़की मुझे कैसे जानती थी, जबकि मैं इससे कभी मिला भी नहीं था और ना ही इसे जानता था। फिर वो मुझे कैसे जानती थी, ये बात मेरे दिलो दिमाग में उलझन पैदा कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं घर जाते ही इससे ये बात पूछूंगा। मेरे चेहरे पर शायद ये सब बात इस फ़कीर ने भी पढ़ ली थी और कहने लगा, हाँ तुम्हें ज़रूर इससे पूछना चाहिए, तभी तुम्हें सच का अंदाज़ा होगा। और मैंने घर आते ही इससे इस बारे में पूछा तो वो नज़र चुरा गई। मुझे इसके बाप की बात पर यकीन आ गया और मैंने इसे कहा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम जानबूझकर मेरे घर आई, जानबूझकर मेरे पास आई थी और मुझसे मदद की दरख्वास्त की। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने जैसे जिद होते हुए इसे कहा। तुम आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, दरअसल एक दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ दुनिया की सैर कर के लिए आई थी तो तुम्हें काम करते हुए देखा। तुम बड़े एहनामाक से अपना काम कर रहे थे और तुम्हारा सर झुका हुआ था। जैसे ही तुमने निगाहें उठाई, तुम्हारी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आई और तभी मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी। मैं शहनशाह जिन्नात की बहुत मगरूर लड़की थी। वहाँ पर कई जिनजादे मेरे कदमों में अपना सर रख कर बैठे थे, लेकिन मैं किसी पर भी एक निगाह तक न डालती थी। लेकिन ना जाने कैसे उस दिन मेरा गुरूर टूट गया और मैं तुम्हारे आगे अपना दिल हार गई। वो दिन और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मैं अपने बाप से बहुत लड़ी थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी तरह इस बात पर राज़ी हो जाएं और अभी मेरी शादी ना करें, लेकिन वो नहीं माने और मजबूरन मुझे शादी वाले दिन भाग कर यहाँ आना पड़ा। मेरे पास यहाँ पर और कोई ठिकाना तो नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने झूठी कहानी बनाई और तुम्हारे घर तक रसाई हासिल कर ली। अब तुम्हारी मेहरबानी, तुम मुझे इस घर से मत निकालना। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इस जिनजादे ने मुझसे कहा तो मैं जैसे बेबस सा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे यहाँ से लेकर जाऊँ, इस तरह इसके बाप के हवाले करूँ, जबकि वो यहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं थी। और अब तो मेरी छोटी बहन भी बार बार मुझे कहती है कि भाई इसे वापस भेजे, जे ना हो हमें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मैं खाली खाली नज़रों से इसकी तरफ देखता रह जाता। मुझे इस बात का तो यकीन था कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेगी, लेकिन मैं फिर भी इसे अपने घर में नहीं रख सकता था। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो इसका बाप फिर मेरे पास आम पहुंचा और इससे पहले कि वो कोई बात करता मैंने इसे कहा कि मैं आपकी बेटी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। आपकी बताई ये सब बातें सच थी। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे ये सब करूँ। मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो वो मेरे पास चली आएगी। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया और फिर इसके बाप ने जो कुछ मुझे कहा वो सुनकर मैंने इस पर अमल की यकीन दहानी करवाई। और फिर तकरीबन 1-2 दिन के बाद मैंने इस दिन ज़ादी से कहा कि मेरे साथ बाज़ार चलो, हमें कुछ चीज़ें लेनी है। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पहले तो तुमने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था, फिर अब क्या बात है? मैंने एकदम इससे नजरें चुराई और कहने लगा, बस जो ही आज कुछ लेना था तो सोचा तुम्हें साथ ले जाता हूँ। मेरी इतनी सी तवज्जो पाके वो खुश हो गई और झट से तैयार होकर मेरे साथ बाहर निकल आई। मैं अपने दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था कि जब इसे इस बात का पता चलेगा कि मैं इसके साथ धोखा कर रहा हूँ तो न जाने वो क्या समझे, इसका दिल टूट जाएगा। मुझे शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन मैं क्या करता, यही हमारे हक में बेहतर था। बाजार में मैं इसे इसी जगह ले आया जहाँ पर वो पहली बार मुझे मिली थी, यानी अपने अड्डे पर। और वहाँ पर मैंने इसे एक जगह बैठने को कहा और वहाँ बनी करीब एक दुकान में चला गया। मैंने वहाँ से इसके लिए कुछ चीज़ें खरीदी और इन्हें पैक करवा कर वापस इसके पास आया। मैंने इसे वो तोहफा दिया और कहा कि मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। वो बहुत खुश थी और इसकी आंखों में जैसे जुगनू चमकने लगे। अभी हम दोनों वहीं बैठ कर बातें ही कर रहे थे कि इतने में वही फ़कीर
जो कि इस जिनजादी का बाप था वहाँ पर आ गया। अपने बाप को सामने देखकर इसका रंग जर्द पड़ गया। इसकी निगाहें एकदम बेयकीनी से मुझ पर आकर रुक गई। मैंने अपनी नज़रें चुरा रही, इसे जैसा यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने किया है। इसके बाप ने मोहब्बत से इसे अपने गिले लगा लिया और कहने लगा, तुमने कितनी बड़ी गलती की थी, भला कोई अपना घर बार भी क्यों छोड़ता है। इसके बाप की आंखों में नमी सी थी, लेकिन वो फिर भी मुसलसल मुझे ही देख रही थी, जैसे इसे अपने बाप की ज़रा बराबर भी परवाह ना हो। इसके बाप ने इसे कितनी देर अपने साथ लगाए रखा और फिर अचानक ही इसने मुझे मुखातिब करके कहा कि मैं अब इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसकी आवाज़ में बड़ी सख्ती सी थी। मैंने इसे हाँ में सर हिला दिया, जबकि वो कहने लगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं पर रहना है, मैं यहाँ पर अपना घर आबाद करना चाहती हूँ, मुझे यही छोड़ दें अब्बा जान। इसने अपने बाप से इल्तिजा करते हुए कहा, लेकिन इसका बाप कहने लगा, तुम समझ नहीं, तुम एक जिनजादी हो, आने वाले वक्त में तुम तख्त पर बैठोगी, मैं तुम्हें यूं यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। तुमने कुछ दिन जहाँ पर रहकर अपना शौक पूरा कर लिया है, लेकिन अब आइंदा के लिए तुम्हें मैं हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दे सकता। वैसे भी तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम इसे बीच रास्ते में छोड़ आई हो, जबकि तुम्हें पता है कि जिन्नात के बीच जब एक बार रिश्ता पक्का हो जाता है तो वो कभी टूटते नहीं। इसलिए तुम लाख चाहो अब इस शादी से भाग नहीं सकती, तुम्हें वहीं पर शादी करना होगी। इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, वरना कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हें कैद में डाल दूँ, और जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी मैं तब तक तुम्हें वहाँ से नहीं निकालूंगा। इसके बाप ने इसे सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा तो वो बेबसी से रोती। मैंने अपने दिल को यकदम को छुआ तो मैंने इसके बाप को मुखातिब करके कहा कि आप इसे इस तरह डांटे मत, अगर वो अभी नहीं जाना चाहती तो आप कुछ दिन के बाद इसे ले जाए। लेकिन इसके बाप ने जब नज़रों से मुझे घूरा, मैं वहीं चुप रह गया। अब इसका बाप इसे यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था और इन दोनों बाप बेटी के बीच में मैं नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं खामोशी से एक तरफ को चल दिया। मुझे नहीं मालूम वो कैसे अपने बाप के साथ गई और किस तरह से इसका बाप इसे ज़बरदस्ती ले गया, लेकिन अब मुझे अपने इस अमर पर पछतावा हो रहा था। आखिर मैं इसके बाप की बातों में क्यों आया, मुझे इसे इसकी मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता, मेरा अपना दिल मुझसे धोखा कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल बागी हो जाए और मैं इस लड़की को अपने पास रख लूँ। इसीलिए मैंने इसे जाने दिया। मैं घर पर वापस आया तो अम्मा ने इस जिनजादी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि अब वो वापस घर चली गई है, इसकी माँ इसे राज़ी करके ले गई। अम्मा ने इसके लिए बहुत दुआएं की और कहने लगी, मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, मैं तो यही सोच रही थी कि इसे अपनी बहू बनाकर इस घर में ही रख लूँ। इतनी नेक और शरीफ लड़की आजकल कहाँ मिलती है, और फिर वो तो बहुत मासूम थी। अम्मा इसको याद करके कह रही थी, जबकि मैं हैरानी से अम्मा को देख रहा था। अम्मा ने कितना आगे तक सोच लिया था, शायद हर माँ की इसी तरह की सोच होती है, लेकिन अम्मा चूँकि इसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए इसे बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी। और अगर जो अम्मा को इसके बारे में मालूम हो जाए तो शायद वो दोबारा कभी इसका नाम भी ना ले। मैं अंदर कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में एक और सितम मेरा मुंतसिर था। इसका दुल्हन वाला लिबास सामने ही हैंगर में लटका हुआ था और इसे देखकर मेरे दिल को एकदम कुछ होने लगा और आंखों में मिर्चें सी लगने लगी। इसका दुल्हन वाला लिबास यहीं पर रह गया था और अब मुझे समझ आ रही थी कि जब मैं इसे देखूंगा मेरे दिल में पछतावा सर उठाएगा और मुझे इसकी शायजात शिद्दत से सताएगी। इस लड़की के जाने के बाद घर में बहुत कुछ उदास हो गया था, या शायद मुझे यही महसूस होता था। ताहम इसके जाने से दो लोग बहुत खुश थे, एक तो मेरी छोटी बहन और एक मेरी फूफो। कभी वो दोनों इसके बारे में सच जानती थी और फूफो ने तो बाकायदा मुझे अपने पास बिठाकर इस बात का शुक्र अदा किया था और कहने लगी थी, मैं जानती थी तुम इससे मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा इसका साथ मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट गए और इसे वापस भेज दिया। फूफो ने अजीब जुनूनी से अंदाज में मुझे कहा तो मैं हैरान रह गया, आखिर फूफो को ये बातें कैसी मालूम। मेरी हैरत को फूफो ने जैसे चेहरे से पढ़ लिया और कहने लगे, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब खबर है। वो लड़की एक बार तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी, इसके दिल से तेरी मोहब्बत निकली नहीं है, वो सिर्फ तेरे धोखे की वजह से तुझसे नाराज़ हो गई है। जिस तरह तूने इसके बाप के साथ मिलकर इसे धोखा दिया, वो इसी बात की वजह से तुझसे नाराज़ है। फूफो की बातें मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी और जब मैंने फूफो से पूछा कि आखिर आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई हैं, ये बात तो मैं किसी से भी नहीं की, तो वो मुस्कुरा दी और ज़ोर से कह के लगाने लगी। इनके कह के मुझे वहशत में मुब्तला कर रहे थे, लेकिन फूफो की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने इन्हें दोनों कंधों से थाम कर एक झटका सा दिया और कहा, फूफो बताएं मुझे, आखिर आपको ये सब कैसे मालूम है।
تو وہ کہنے لگی وہ جو سامنے کھڑا ہے نا وہ سب کچھ بتاتا ہے، مجھے اسی نے بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ پھپھو نے میرے پیچھے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھپھو جس طرح وہاں پر دیکھ رہی تھی اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہاں پر کچھ تو ہے، وہاں پر تو کوئی کھڑا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی اور میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں بار بار گردن گھما کر اس طرف دیکھ رہا تھا لیکن وہاں پر اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ پھپھو اب بھی ٹکٹکی باندھ کر وہاں پر دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر آ گیا، نہ جانے پھپھو سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ، لیکن جو بھی تھا اس بات نے مجھے شدت سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ جو باتیں پھپھو نے بتائی تھی وہ سچ تھیں۔ میں کافی دن ان باتوں کو بنانے لگا کیونکہ وہ یہ باتیں مجھے خوفزدہ کرتی تھی اور مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، اور پھر اپنے کام میں لگ کر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے تو وہ جنسانی برائی نہیں بھولتی تھی، لیکن اب میں اپنے کام میں اتنا مصروف رہنے لگ گیا کہ میں اسے بھلا دیا۔ لیکن ایک دن پھر جب میں اپنے کام میں مصروف تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، اسے سلائی کرتے۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ سا تھا اور جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے ایک دم بے قراری سے اسے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن وہ چند لمحے وہی کھڑی رہی، مجھے دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور پھر اس نے اپنا رخ موڑ دیا اور وہاں سے چلے گئی۔ اسی لمحے مجھے پھپھو کی بات یاد آئی کہ وہ تجھے ایک بار ملنے ضرور آئے گی، اور یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوب گیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی اور مجھے اب اسی طرح اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ بے شک وہ کچھ دنوں کے لیے میری زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کا اثر میری ساری زندگی پر رہے گا۔ نہ تو اس کی یاد بلائی جائے گی اور نہ اس کی محبت ختم ہوگی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو آپ جلدی سے لائک کر دیں اور جانے سے پہلے آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔